हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस की जो एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स जो हैं हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पार्ट ए भी हमने किया था, पार्ट बी भी किया था और पार्ट सी भी किया था। ठीक है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसके 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा चौथा पार्ट है, हाउ विल यू सेपरेट डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर के पेटल सेपल्स जो आपने पढ़े होंगे बायो की क्लास में, ठीक है, बायो वाले मतलब सब्जेक्ट में आपको पता होगा, यू नो व्हाट आर पेटल्स एंड सेपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर एक्सट्रैक्ट की पेटल्स की बात आ रही है कि आप किस तरह से उस एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स के डिफरेंट पिगमेंट्स को जो है वो सेपरेट करोगे, कौन सी वाली टेक्निक के साथ। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर का, उसमें हमने बेटा क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सुटेबल मेथड इस चीज़ के लिए जो यूज़ करेंगे उसका नाम होगा क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम होगा? क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज़, किस तरह से हम इन डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स को अलग करेंगे, कर पाएंगे। आप मेरा पिछला लेक्चर जो है, लास्ट लेक्चर में जहाँ पे मैंने क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया है, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, उसको देख लीजिए, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स का आंसर क्या लिखेंगे, कौन सी वाली टेक्निक हम यहाँ पर यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 5th है, ई पार्ट। हाउ विल यू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। आप बटर को कर्ड से किस तरह से जो है वो सेपरेट करोगे। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी मेथड हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का पीछे पढ़ा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ करेंगे, या फिर जैसे देखिए हाथ से भी आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि हम हाथ से भी चर्निंग का प्रोसेस करते हैं, चर्निंग द कर्ड बाय द हैंड। ठीक है, जो रोटेटर जो होता है उसको हम हाथ में लेके भी जो है इस चीज़ को, कर्ड और बटर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप इस तरह का चर्नर जो है वो आप इसमें मिक्सचर में डालकर इन दो को अलग कर सकते हो। या तो आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है, चर्निंग द कर्ड बाय हैंड, ये चर्नर डिवाइस जो है आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बेटा सेंट्रीफ्यूगिंग या सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो इस बटर को कर्ड से सेपरेट करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट एफ पार्ट हमारा, हाउ विल यू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। आप ऑयल को वाटर के साथ कैसे अलग करोगे। देखो बेटा, आपको यहाँ पर पहले ही मैंने बताया है पीछे कि ऑयल और वाटर दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि इममाइसेबल होते हैं, मतलब ये आपस में डिजॉल्व करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों को मिक्सअप करते हो तो ये अपनी अपनी लेयर्स जो है वो बना देती हैं। ऑयल अपनी लेयर बना देता है और वाटर जो है वो अपनी लेयर बना देता है। अब सिर्फ ये चीज़ है कि हम इन दो को अलग कैसे करेंगे। तो अलग यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हम इनकी क्या करेंगे, डिकेंटेशन इसको बोलते हैं। डिकेंटेशन का मतलब हो गया, देखिए मान लीजिए कि जैसे आपने ऑयल और वाटर को यहाँ पर मिक्सचर में ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। अब जो ये लेयर इसकी अलग से, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ ऑयल ऊपर बनाया हुआ होगा अपनी लेयर इस कंटेनर में और उसके नीचे वाटर होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड करेंगे इस कंटेनर को, दूसरे कंटेनर आप थोड़ा सा खाली रखेंगे और यहाँ से आप इसको पर डाउन करेंगे, डालेंगे नीचे, इसमें आप डिकेंटेशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, आप इसको यानी टिल दैट कि ये जो लेयर बनाई हुई होगी ऑयल इस मिक्सचर की वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर पीछे जो बचेगा आपके पास वो वाटर बचेगा। ठीक है, तो डिकेंटेशन वाली टेक्निक से हम ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है, हाउ विल यू सेपरेट आयरन पिन्स फ्रॉम द सैंड। अगर आयरन के पिन्स जो हैं वो सैंड में अगर मिक्सअप हो गए हैं तो उस मिक्सचर से तुम इनको कैसे अलग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली हमने टी लीव्स भी बेटा बोलना था, चलिए इसको भी बोलेंगे, लेकिन अब पहले हम आयरन पिन्स की ही बात करेंगे। तो आयरन पिन्स को हम सैंड से मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब हो गया, देखिए आयरन जो है ना ये मेटल है और आयरन के छोटे छोटे पिन्स जो हैं वो सैंड में आपको क्या हो गए हैं, मान लीजिए आयरन के छोटे छोटे पिन्स जो हैं ये कहाँ पर मिक्सअप हो गए हैं, ये सैंड में मिल गए हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि इन दो को हम अलग करें, तो आप मैग्नेट लाएंगे ना, ठीक है, मैग्नेट आप यहाँ पर डालेंगे इस मिक्सचर के ऊपर, तो ये जो आयरन के पीसेस होंगे, पिन्स जो आयरन के होंगे, वो एकदम इस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब वो उस मिक्सचर ऑफ सैंड और
वो जो आयरन पिन्स थे उससे जब आयरन पिन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट के साथ में, तो पीछे आपकी सैंड बच जाएगी अलग। तो इस तरह से ये दोनों अलग हो जाएंगे। दूसरा था बेटा हाउ विल यू सेपरेट, ये जो जी पॉट था, टी लीव्स फ्रॉम टी, कि मतलब आकर जो चाय के पत्ते जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं उसके, वो आप लिक्विड टी के साथ पड़े हुए हैं वो, तो आप उनको सेपरेट कैसे करोगे? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम बेटर मेथड फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम घर पे भी चाय पीते हैं, उसमें जो वो, जैसे जब हम चाय बनाते हैं, अभी इसका एक क्वेश्चन भी आएगा आपको नीचे कि वो स्टेप्स यूज़ करो जो हम चाय बनाने के दौरान में करते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चाय आप देते हो, जब आप वहाँ पर जो है क्या करते हो, उन लीव्स को अलग करते हो, बाज़ाब्त हम वहाँ पर उन लीव्स को अलग करते हैं और लिक्विड जो टी होती है उसे हम कप में डालकर पीते हैं वगैरह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन करते हैं हम, क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड इज सुटेबल मेथड टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम टी, ओके। उसके बाद है आपका एच पार्ट तो हो गया हमारा, अब है आई पार्ट। हाउ विल यू सेपरेट द वीट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, ठीक है। वीट के जो ग्रेन्स हैं, दाने जो हैं वीट के, उसको आप हस्क मतलब जो बाहर से वो छिलका सा होता है, वो भी दोनों अगर ये पड़े हुए हैं तो आप इन दो को अलग कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा बेटा विनोइंग, विनोइंग इज बेटर हेयर टू सेपरेट। विनोइंग मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, ठीक है, घरों के अंदर भी हम जब आजकल के दौरान में जब हम लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम, जब हम वो वीट वगैरह लेते हैं, उसके साथ जो वो हस्क होता है, ठीक है, घास फूस का जो वो मतलब जो वो आपका रहता है ना, क्या बोलते हैं, वीट ग्रैन, ठीक है, उसके बाहर जो वो रहता है, ठीक है, अनवांटेड जो हमको नहीं चाहिए होता है, उसी चीज़ को तो हम हस्क बोलते हैं, ठीक है। वो भी एक्चुअली इस ग्रेन के साथ मिक्सअप होता है, तो हम उसको अलग करते हैं विनोइंग, ठीक है। इस तरह की कोई वो अपरेटस लेकर, ठीक है, उसमें वो आपने क्या ले लिया, मान लीजिए वो मिक्सचर ले लिया वीट और वो हस्क का, ठीक है, दोनों मिले हुए हैं, आपने यहाँ से इसको अपने हाथ से पकड़ा, ठीक है, अपने हाथ से पकड़कर इसको इस तरह से यहाँ से गिराते हो, ठीक है, सो दैट कि ये जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट इन वेट होते हैं, ये लो डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, ये हवा के साथ जो है यहाँ से अलग तरफ जो है वो धकेले जाते हैं, और जो कि वीट के ग्रेन्स जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से नीचे एक तरफ जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। तो हम विनोइंग के ज़रिए से जो है इन वीट के ग्रेन्स को और उसके हस्क के पार्टिकल्स को जो है वो अलग करते हैं। उसके बाद है लास्ट वाला पार्ट, हाउ विल यू सेपरेट फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। जो मड के पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड है, आप वहाँ पर क्या करोगे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोगुलेशन की टेक्निक और डिकेंटेशन यूज़ करते हैं। कोगुलेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर जो वो मतलब कोगुलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन, प्रेसिपिटेट किसी चीज़ का बनना। तो स्पेशली लेकिन हम यहाँ पर डिकंटेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने मड के पार्टिकल्स जो वाटर में सस्पेंडेड हैं तो हम डिकेंट करेंगे, हम उस वाटर मतलब वो जो मिक्सचर जिसमें होगा आप फटाफट उसमें क्या करोगे, डिकेंट करोगे, ताकि जो वाटर अपनी लेयर बनाए हुए होगा उसको तुम निकाल दोगे, और पीछे जो तुम्हारे पास है वो मड के पार्टिकल जो है वो बच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हम सुटेबल मेथड समझेंगे इनको सेपरेट करने के लिए। तो बेटा ये मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बहुत सारे पार्ट्स थे जो आपने देखे यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स यू विड यूज़ फॉर मेकिंग टी। वो स्टेप्स यूज़ करो जो तुम जब चाय बनाते हो, जैसे घर पे भी हम चाय बनाते हैं, तो जो जो स्टेप्स आप करते हो टी बनाने के लिए, तो वो स्टेप्स बताओ, ठीक है। यूज़ द वर्ड्स, आपने या क्या क्या वर्ड यूज़ करना है, जो स्टेप्स आप लिखोगे कि हाउ वुड यू हाउ वन राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी के लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ करोगे। यू विल यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, ये चीज़ें आपको यहाँ पर लगेंगी। तो कहा जा रहा है कि वो सारे स्टेप्स जो है विच वन यूज इज फॉर मेकिंग टी और वाइल मेकिंग टी, वो आप बताओ। देखिए सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी यूजेस और इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। व्हाट आर दीज? नंबर फर्स्ट स्टेप होता है टेक सम वाटर, यानी सॉल्वेंट की तरह आप कुछ थोड़ा सा पानी लेते हो सबसे पहले चाय बनाने के लिए, जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, इन अ पैन, मतलब जिस बर्तन में आप ले रहे हो, और उसके बाद उसको क्या कर रहे हो, हीट करते हो उसको, ठीक है, मतलब उसको गैस पे या बर्नर पे डाल के आप क्या करते हो, हीट करते हो। ये पहला स्टेप रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड सम शुगर, या शुगर अगर आपने शुगर डाला तो अगर आपने कौन सी वाली, अगर आपने मीठी चाय बनानी है तो शुगर डालोगे, अगर नमकीन चाय बनानी है तो आप साल्ट डालोगे। लेकिन शुगर या साल्ट जो भी आप यहाँ पर टी में डालोगे वो एक्ट करेगा एज अ सॉल्यूट,
एंड फिर उसके बाद अगेन आप उसको क्या करोगे, बॉइल करोगे टू डिजॉल्व द शुगर कंप्लीटली। फिर से बॉइल करेंगे ताकि जो ये शुगर या साल्ट हमने इसमें डाला है वो इसके साथ क्या हो जाए, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, कंप्लीटली वो उसके साथ घुल मिल जाए। ठीक है, कंप्लीट शुगर कंप्लीटली दी क्या लिखा है, डिजॉल्व द शुगर कंप्लीटली। ठीक है, टू ऑब्टेन द होमोजेनस मिक्सचर, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एक होमोजेनस मिक्सचर आए जिसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। तीसरा स्टेप करेंगे, ऐड टी लीव्स, मतलब जो बेटा चाय होती है ना, ठीक है, चाय की जो वो पत्ती होती है वो हम यहाँ पे जो है वो डालेंगे। ठीक है, टी लीव्स हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ड्राई वाली उस सोल्यूशन में डाल देते हैं और फिर से जो है मिक्सचर को बॉयल करते हैं। ठीक है, जो 3 स्टेप्स ये हो गए। उसके बाद चौथा स्टेप में हम क्या करते हैं, 4th स्टेप में, नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, फिर हम मिल्क डालते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो फिर उसके बाद अभी यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। अब जब आपने चाय फाइनली, तो आपका मन कर रहा होगा कि अब मेरी चाय जो है वो पैन में तैयार हो गई है, लेकिन आपने पीनी है, लेकिन फिलहाल अभी आप नहीं पीते हो। क्यों? क्योंकि अभी उसमें जो है वो टी लीव्स भी पड़ी हुई होती है। ठीक है, जो कि आपको चाय पीते समय जो है वो काफ़ी परेशान करती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि टी लीव्स भी हमारे कप में आ जाए, तो हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे? फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो फिल्टर करते हैं, फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्टैनर। ठीक है, जो टी स्टैनर होता है उससे हम उसको फिल्टर करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं। फिल्ट्रेट मतलब जो प्योर लिक्विड, वो टी जो आपके पास आती है विदाउट टी लीव्स, वो फिल्ट्रेट जो है आपका, उसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको बोलते हो कि सोलेबल सब्सटेंस होती है, दैट इज टी इन अ कप में, उसको आप सेपरेट ये रिसीव करते हो। द इनसोलेबल मतलब कि जो डिजॉल्व नहीं होती है। इनसोलेबल जो टी लीव्स होती हैं वो आपकी फिल्टर के ही ऊपर जो है वो लेफ्ट बिहाइंड यानी रह जाती है। ठीक है, एज रेजिड्यू का मतलब कि जो मतलब अनवांटेड, जो कि हमको चाहिए नहीं होता है, जो कि फिल्ट्रेट होता ही नहीं है, और वो एज अ रेजिड्यू ही वहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर या टी स्टैनर के ऊपर आप बताएंगे कि वो रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये स्टेप्स करते हैं वाइल मेकिंग टी। ठीक है बेटा, होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, इसके 6 क्वेश्चन है एक्चुअली। आज हम 3 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, 3 हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, देखो, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉलिबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। प्रज्ञा क्या करती है, ये 3 मुख्तलिफ सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी मतलब वो 3 मुख्तलिफ सब्सटेंस को डिजॉल्व करती है, और उसके पास जो रिजल्ट आता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, वो उसका डाटा कुछ इस तरह से नीचे दिया हुआ। ठीक है, रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या किया जाता है, एज जैसे कि ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस वो ले रही है 3 किस्म के, उसको वो डिजॉल्व कर रही है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ताकि उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है कि वो सॉल्यूशन होता है इन विच नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व्स। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड। बोलो, पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास उसको जरूरत है टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, कि अगर उसने पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, कि 50 ग्राम उसको वाटर लेना है, और 313 केल्विन टेम्परेचर पर आप उसने देखना है कि मुझे कितना पोटेशियम नाइट्रेट की ज़रूरत है, यानी एज अ सोल्यूट लेने की, ताकि मैं 50 ग्राम ऑफ वाटर में उसको मिला के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर सकूं। चलिए इसका आंसर करते हैं हम यहाँ से। देखिए, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहले हम बेटा 100 ग्राम का हिसाब करेंगे, हम 100 ग्राम के हिसाब से करेंगे। हमें पूछा गया है 50 ग्राम में, लेकिन हम पहले 100 ग्राम का करेंगे। हम बताएंगे कि देखो भाई, पोटेशियम नाइट्रेट का मास जो हमको रिक्वायर्ड होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में करने के लिए 313 केल्विन पे, वो है 62 ग्राम दिया हुआ। वो कितना होगा आपके पास, 62 ग्राम। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर वो आपका कितना था, 62 ग्राम गिवन था। ठीक है, 1 मिनट बेटा, 62 है। इसी तरह से मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में था इतना। ठीक है, तो मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एंड एट 313 केल्विन इज इक्वल टू, ठीक है, तो वो आएगा आपके पास के इज इक्वल टू 62। ठीक है, के इज इक्वल टू 62 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, मतलब 62 ग्राम आप ले रहे हो, इसका मास कितने में, 100 ग्राम में। कितने में ले रहे हो, 100 ग्राम में ले रहे हो। और फिर 50 ग्राम में करने के लिए आप क्या बताओगे, हम उस को मल्टीप्लाई करेंगे 50 ग्राम के साथ। समझ आ रही बात,
यानी कुल मिला के हम यहाँ पे बेटा ये बात कहेंगे कि देखिए जो पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट में जो 100 ग्राम में जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो इसका मास कितना है हमारे पास 62 ग्राम है। तो अब हमें बताया जा रहा है कि बताओ भाई कितना मास पोटेशियम नाइट्रेट का आपको लगेगा अगर आपने इसको 50 ग्राम में जो है वो डिज़ोल्व करना है। तो देखिए सीधा सीधा ये हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि 100 ग्राम में कितना है 62 है, तो 100 का जो हाफ है वो कितना किया आपने 50 ग्राम, तो 62 का भी हाफ कीजिए ना, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए सीधा सीधे, तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार यानी 31 ग्राम। तो वही 31 ग्राम आपका ऐसे आंसर है। या फिर आप इस तरह से करेंगे कि टोटल 62 था 100 में, अब 50 का पूछ रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे, ठीक है, जो कि आएगा 31 ग्राम। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम। देखिए क्वेश्चन पे पहले जाते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब ये प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का बनाया है इन वाटर में एट 353 केल्विन टेम्परेचर पे एंड लीव्स द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, सोल्यूशन को कूल किया है रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। वट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल्स। फिर जब ये सोल्यूशन कूल हो गया है, ठंडा हो गया है हार्ड सोल्यूशन, उसके बाद प्रज्ञा ने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है। तो देखिए बेटा यहाँ पर है कि क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर क्रिस्टल्स बने हैं, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड के। जब ये कूल हुआ है तो वहाँ पर क्रिस्टल्स पोटेशियम क्लोराइड के बने हुए हैं, ठीक है। जब कूल हुआ है मिक्सचर तो पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बने हैं। दिस हैपन्स एज, और ये कैसे हुआ है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये तब हुआ है कि जब हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर हम, जैसे टेम्परेचर पहले हॉट था, अब जब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, उसको डिक्रीज कर दिया, मतलब अपने रूम टेम्परेचर पे डाल दिया हाई टेम्परेचर से, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज टेम्परेचर पे जो सॉलिबिलिटी होती है सब्सटेंस यानी सॉलिड की वो डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आपकी बनी फाइनली यहाँ पर, और किस तरह से वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पार्ट नंबर सी है, ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे है फाइंड दी सॉलिबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293। हर साल्ट की क्या करनी है आपने 293 केल्विन पे उसकी सॉलिबिलिटी चेक करनी है। विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, कि 293 पे किस साल्ट की हाईएस्ट सॉलिबिलिटी हुआ करती है, ठीक है। चलिए बेटा इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर सी का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पार्ट सी का, सॉलिबिलिटी ऑफ ई साल्ट एट 293। देखो बेटा पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये ऑब्जर्व्ड है 290, ये 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व होता है। और सोडियम क्लोराइड जो है ये 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व होता है। पोटेशियम क्लोराइड 35, ठीक है, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और अमोनियम क्लोराइड जो है 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर देखिए एक नोट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इज दैट अमाउंट। किसी सॉलिड की सॉलिबिलिटी जो है वो अमाउंट, वो क्वांटिटी होती है सॉलिड की ग्राम्स में, विच कैन बी डिजॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब सॉलिबिलिटी किसी सॉलिड की मतलब ये रखती है कि आप 100 ग्राम ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट में उस सॉलिड की कितनी क्वांटिटी जो है डिजॉल्व करते हो, टू सो दैट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो अमोनियम क्लोराइड हैज़ द मैक्सिमम सॉलिबिलिटी। अगर हम इन में से बेटा इन साल्ट्स में अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी जो है यहाँ पर हमको नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में 36 ग्राम जो है वो डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड हैज़ द मैक्सिमम सॉलिबिलिटी आउट ऑफ दीज अबोव गिवन सॉल्ट्स, ठीक है, जहाँ पर वो सॉलिबिलिटी इनकी गिवन थी उनमें से अमोनियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है, बिकॉज 37 ग्राम डिजॉल्व्स ऑफ 1800 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। ओके, चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर डी जो क्वेश्चन नंबर 3 का है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। बताइए अगर किसी साल्ट को आप सॉल्युबल कर रहे हो, सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट जो है अगर आप उस पे उसके दौरान में
टेम्परेचर या तो डिक्रीज करोगे या तो इंक्रीज करोगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उधर, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड या सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड साल्ट जो होती है वो डिक्रीज होती है बेटा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर से। मिसाल, अगर सपोज करो कोई साल्ट आपने लिया है, आपने सॉल्वेंट के साथ उसको डिजॉल्व किया है, ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वो भी डिजॉल्व हो रहा था और फटाफट से वाटर के साथ डिजॉल्व होकर वो सॉल्युबल हो रहा था। लेकिन अगर तुमने क्या कर दिया, एकदम टेम्परेचर जो है वो क्या कर दिया, कम कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया आपने, तो सॉलिबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिबिलिटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज एंड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी जो है किसी सब्सटेंस सॉलिड की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। वाइल इट इंक्रीजेज विद राइज इन और इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि वो बढ़ती है अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे, ठीक है। यानी वो डायरेक्ट डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर रखोगे वैसे सॉलिबिलिटी भी होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 तक हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन जो है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आपको फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक लेक्चर अच्छा लगा है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।